नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। शुक्रवार को पीएम मोदी गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लिया, तो वहीं 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और लोगों को गीता के ज्ञान का महत्व भी समझाया। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से गीता प्रेस तक पीएम मोदी के काफिले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। वहीं जब पीएम मोदी गीता प्रेस पहुंचे तो वहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने गीता प्रेस के अंदर संग्रहालय को देखा। पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस दुनिया में धार्मिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक है, साथ ही गीता को लेकर बड़ा संदेश भी दिया। गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में काशी से लेकर केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है। वहीं गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने के लिए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। तो गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। पूर्वांचल के लोगों को राष्ट्रवाद और इसी के साथ ही सुरक्षा का संदेश भी दिया। बिल्कुल, तो वहीं इसी दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल के सभी 26 लोकसभा सीटें जीतने के लिए हुंकार भी भरी। पीएम का ये दौरा लोकसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है और इसी पर यह खास रिपोर्ट भी देखिए। मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का शुभंकर बन चुकी है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसका प्रमाण है। एक बार फिर से ये जोड़ी गोरखपुर और वाराणसी से पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों को साधने में जुट गई है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देकर पूर्वांचल की धुरी से 24 के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटें कुर्मी, मौर्य, राजभर, निषाद, यादव समेत कई जातियों का गढ़ है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में यादव और राजभर को छोड़कर सभी जातियों का रुख बीजेपी की तरफ रहा। इतना ही नहीं, पूर्वांचल की इन सीटों पर पसमानदा मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में हैं, जो पहले एसपी और बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की है। ऐसे में गोरखपुर से ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए पीएम मोदी ने विकास, राष्ट्रवाद और सुरक्षा का संदेश दिया। जो डर गया वो मोदी नहीं। पीएम मोदी ने इस बयान से अब विपक्षी दलों को सीधा संकेत दे दिया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एग्रेसिव मोड पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीएम कुछ इस अंदाज में बरसे कि विपक्षी खेमे तक इसकी धमक देखने को मिली। ये पूरी खबर देखिए 7 सेकंड में। जबरा मारे रोने न दे, शायद इसे ही कहते हैं। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी के पास सौगातों का पिटारा तो था, लेकिन उनके तरकश में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लिए वो शब्द बाण भी थे, जो पीएम के हर बयान के साथ विरोधियों पर बरस रहे थे। कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य रायपुर में पीएम ने हुंकार भरते हुए, ललकारते हुए विपक्ष को इतना तक बता दिया कि जो डर गया वो मोदी नहीं। समर्थकों के सैलाब के बीच पीएम मोदी का अपने विरोधियों पर हमला जारी था। इस बीच उन्होंने पूरे देश को एक गारंटी भी दी, भ्रष्टाचार मुक्त देश की गारंटी। विपक्ष पर करप्शन का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने देश को यह आश्वासन भी दिया कि मोदी का मतलब ही है भ्रष्टाचार पर एक्शन। 4 राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी दी, तो वो प्रहार भी किया जिसने पूरे विपक्ष को हिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बाबा के प्रदेश में बाबा आने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की, जो पहली बार यूपी में अपना दरबार लगाएंगे। लेकिन ये दरबार एक और मायने में भी खास होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये खास इसलिए भी होगा, कयास ये लगाया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा ले सकते हैं। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
एक नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर हैं, यूपी के सरकार है, सूबे की सत्ता के मुखिया हैं, तो दूसरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हैं, अपार भक्तों के लिए बागेश्वर सरकार है। और जब एक जगह पर एक दरबार में इन दो बाबाओं का आमना सामना होगा तो वो पल खास हो जाएगा, वो माहौल खास हो जाएगा और वो तस्वीरें भी खास होंगी। दिल्ली दरबार के बाद बाबा बागेश्वर यूपी आने वाले हैं। बाबा का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, तो इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आने का निमंत्रण दिया गया है। बाबा बागेश्वर का इंतजार यूपी को काफी लंबे वक्त से था और अब ये इंतजार इसलिए और खास हो जाएगा क्योंकि एक ही मंच पर उन्हें सीएम योगी और बाबा बागेश्वर दिखाई दे सकते हैं। बाबा बागेश्वर के दरबार में श्रद्धा का सैलाब बहता है, तो इस दरबार में सीएम योगी का अगर आगमन हुआ तो दिव्य दरबार की दिव्यता और बढ़ना तय है। सीएम योगी को कर्म योगी क्यों कहा जाता है, इसकी तस्दीक गोरखपुर में एक बार फिर हुई है, जहां पर सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम में व्यवस्था होने के बावजूद जनता दरबार लगाया। बिल्कुल, सीएम योगी ने इस दौरान न सिर्फ लोगों की फरियाद सुनी बल्कि अधिकारियों को निपटारे का निर्देश भी दिया और साफ किया कि लोगों की शिकायतें के निपटारे में देरी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मामला देखिए सिर्फ 60 सेकंड में। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां करीब 200 लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान इलाज के लिए मदद मांगने वाले लोगों को सीएम योगी ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और सभी को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों के साथ संवेदनशील रवैया अपनाएं और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करें। सीएम योगी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास बात यह है कि आज पीएम मोदी गोरखपुर और काशी के दौरे पर आए। पीएम के दौरे की तैयारियों की व्यस्तता के बावजूद भी कर्मयोगी सीएम ने जनता दरबार लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच आज 73,000 से ज्यादा सीटों पर 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में राज्य चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारियों के साथ उतरी है। देखिए पूरी रिपोर्ट में कि आखिर मतदान केंद्रों पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच आज 73,000 से ज्यादा सीटों पर 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी के साथ उतरी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के दौरान केंद्र बलों के साथ ही 12 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में तैनात किए गए हैं, जिन्हें चुनाव के दौरान सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। इस बीच राज्य के सभी जिलों में विभिन्न पोलिंग बूथ पर शुक्रवार रात मतदान कर्मी पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव एक चरण में मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 12 राज्यों की फोर्स को तैनात किया गया है। ग्राम पंचायतों की कुल 83,229 सीटें हैं, तो वहीं पंचायत समिति की 9,730 सीटें हैं। इसके अलावा जिला परिषदों में कुल 928 सीटें शामिल हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना 11 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यूपी में काबा फेम नेहा राठौर एक बार फिर से मुश्किलों में दिखाई दे रही है। वजह है उनका एक ट्वीट जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, नेहा राठौर के ट्वीट को लेकर आरोप लगा है कि आदिवासी और आरएसएस के बीच दुश्मनी को दर्शाता है, तो वहीं खुद नेहा राठौर ने मामले पर सफाई दी है। क्या है पूरा मामला, इस 60 सेकंड में समझिए। विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जब इसी विरोध का स्तर गिरा दिया जाता है तो कानून शिकंजा भी कसता है और कार्रवाई भी होती है, जैसा कि खुद को सो कॉल्ड लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में पेशाब कांड की तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार किया। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से माफी मांगी, लेकिन नेहा के एक पोस्ट ने इस पेशाब कांड को नया ही मोड़ दे दिया। नेहा ने एक विवादित पिक्चर ट्वीट की है, लेकिन इस ट्वीट में नेहा पर आरोप इस बात का लगा कि शख्स को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है।
इस मामले में भोपाल के हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नेहा ने इससे पहले यूपी में कावा गाना बनाया था, जिस पर विरोधियों ने जमकर योगी सरकार को घेरा था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद खुद सीएम योगी ने इसका जवाब पूरे प्रदेश को सदन से दे दिया था। यूपी से बहुत पहले ही नेहा को जवाब मिल गया था। अब एमपी में भी नेहा को जवाब मिल गया है कि मध्य प्रदेश में केस बा। पति पत्नी और वो के बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का 10 साल का रिश्ता करीब करीब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच कई दिनों से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, एक तरफ जहां पर ज्योति आलोक पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, तो वही दूसरी तरफ आलोक मौर्य की अपनी ही पत्नी पर बेवफाई का भी आरोप लगा रहा है। तो वही पति पत्नी के इस पूरे मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की एंट्री से ये अलग ही रुख लेता दिखाई दे रहा है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि मेरी शादी आलोक मौर्य से 10 साल पहले हुई थी। उस वक्त आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो सफाई कर्मचारी थे। अफसर बीबी अपने पति पर आरोपों की झड़ी लगाती रही। उनके आरोपों और इस रिश्ते में दूरी सबसे बड़ी वजह व्हाट्सएप चैट रहा। आलोक मौर्य अपनी अफसर बीबी की शिकायत सीएम से लेकर सभी अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर जगह एक ही जवाब मिल रहा है कि ये पारिवारिक विवाद है, आपस में सुलझा ले। लेकिन करोड़ों की वसूली की डायरी ज्योति मौर्य के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। झारखंड में भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक कहानी सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। बिल्कुल, पति का आरोप है कि पत्नी को जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक तो वो ठीक थी, लेकिन नौकरी मिलते ही उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पूरा मामला सिर्फ 1 मिनट में देखिए। क्या पत्नी की शिक्षा उसकी बेवफाई की वजह बन जाती है? यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मिलता जुलता आरोप अब की बार झारखंड से सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को 7 साल तक पढ़ाया, उसकी पढ़ाई पर लाखों खर्च किए, लेकिन अब उसकी पत्नी एएनएम की नौकरी मिल जाने पर उससे मिलने तक से मना कर रही है। पीड़ित की शादी 2009 में कल्पना से हुई थी। दोनों का एक 10 साल का बच्चा भी है। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए चलाते हुए, और इनको पढ़ाई लिखाया पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम, तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। कन्हैया ने बताया कि वो नौकरी करने बाहर चला गया था और अब वो जब वापस लौट कर आया है तो उसकी पत्नी उससे दूरी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक युवक के गाने के जरिए पवित्र जगह मक्का और मदीना को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, और ऐसे में युवक दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके गाने ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो चुका है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, सिर्फ 1 मिनट में समझिए। देश में चारों तरफ नफरत का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया में एक युवक ने गाने के जरिए मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना को निशाना बनाया है। अपने आप को कथित गायक कहने वाले विकास बब्बर सिंघोलिया ने यूट्यूब पर गाने के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। इस गाने में धार्मिक स्थल काबे की तस्वीर को एडिट किया गया है। गाने का लेखक, सिंगर, कोरियोग्राफर विकास बब्बर सिंघोलिया बताया जा रहा है, जो दिल्ली के नरेला का रहने वाला है। इस गाने के वायरल होने के बाद से समुदाय विशेष के लोगों में काफी गुस्सा सामने आ रहा है और उन्होंने दिल्ली पुलिस से सिंगर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस गाने को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में करीब 292 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब 3 रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी की है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए 60 सेकंड में। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में करीब 292 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों को आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीनों रेल कर्मियों को बीते दिन अदालत में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बालासोर में पोस्टेड सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महतो, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और एक टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बालासोर में हुए हादसे के बाद रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के कई अधिकारियों पर अब तक इसकी गाज गिर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। और ऐसे में वही इस पूरे मामले में अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है, जिसे लेकर अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। कोर्ट के फैसले पर संजय राउत ने सवाल उठा दिया है। इंडिया डेली की संवाददाता सुरभि तिवारी ने जब संजय राउत से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्ट लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं और मानहानि जैसे मामलों में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवा देते हैं। राहुल गांधी का अपराध इतना बड़ा नहीं है। हालांकि राहुल के पास अब भी एक विकल्प बचता है जो उन्हें कुछ राहत दे सकता है, और वो है शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब आपको बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल, दरअसल तस्वीर में एक शख्स सामने मौजूद कुछ लोगों पर पानी डालता हुआ दिख रहा है। तो वहीं इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे हर कोई हैरान रह गया? 60 सेकंड में देखिए। धर्म के नाम पर ये तस्वीरें कोई प्रोपेगेंडा है या पाखंड की कोई नई तकनीक? खुद देख लीजिए। जिस पर ये पानी पड़ा वो या तो उछलने लगा या जमीन पर लौटने लगा। ये तंत्र है, तांत्रिक विद्या है या किसी बाबा का कोई चमत्कार, ये आपको तय करना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और जो भी इसे देख रहा है वो हैरान रह जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लड़कियां सामने कतारबद्ध थी। इसी दौरान एक पिंक रंग का चोला पहने इस बाबा ने इन पर अपने हाथों में मौजूद बोतल से पानी डालना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कोई चक्कर खाकर गिर गया, कोई जमीन पर इधर से उधर लौटने लगा तो कोई जोर जोर से उछलने लगा। इन लोगों को क्या हुआ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए अब बात एक ऐसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 5 नमाजी पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो वहीं पनवेल में पढ़ी गई इस नमाज को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ चुका है, जहां पर मनसे ने उसी जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने का भी ऐलान कर दिया है जहां पर नमाज पढ़ी गई थी। क्या है ये पूरा मामला, 60 सेकंड में समझिए। आखिर ये रेलवे स्टेशन है या फिर कोई धर्म स्थल? असल में ये मुंबई का पनवेल रेलवे स्टेशन है। यहाँ आपको अमूमन सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई देंगी, एक रेलगाड़ी और दूसरा रेल यात्री। लेकिन यात्रियों से भरे इस खचाखच स्टेशन पर आपको आज एक और अजीब बात दिखाई देगी। यह है वो तस्वीर जो हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है।
खुदा की इबादत में खोए इन 5 नमाजियों को ये तक याद नहीं कि ये कोई मस्जिद या धर्मस्थल नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन है। अगर याद होता तो ये वीडियो यूं वायरल ना होता। पनवेल रेल्वे स्टेशनवर सुद्धा नमाज पढ़ायची सुरुवात झालेली आहे। अब मनसे को ही ले लीजिए। मनसे कार्यकर्ताओं ने इस नमाज से नाराज होकर इसी पनवेल रेलवे स्टेशन पर महाआरती करने की चेतावनी दे डाली। मनसे योगेश चिल्ले ने ट्वीट करते हुए नमाज पढ़े जाने पर सवाल उठाए, साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने का भी बड़े ही सोशल तरीके से ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थान को धर्मस्थल बनाने की ये अंधी होड़ कहां जाकर रुकेगी और किस तरह रुकेगी, कोई बताएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आदेश जारी किया था कि कोई भी शख्स खुले में सड़क या फिर कहीं पर भी नमाज अदा नहीं करेगा, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। बिल्कुल, लेकिन कैराना के रामड़ा गांव में सरकार के फरमान की नाफरमानी की गई, जहां पर सड़क पर सैकड़ों नमाजियों ने नमाज पढ़ी, जिस पर फौरन पुलिस ने एक्शन लिया। किस तरह से एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई हुई, इसको देखिए 1 मिनट में। योगी सरकार का यह आदेश तो सभी को याद होगा। यूपी सरकार ने ईद के त्योहार पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी नमाजी खुले में नमाज अदा नहीं करेगा। फिर भी कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रामडा में सैकड़ों नमाजियों ने खुले में नमाज पढ़ी। पुलिस प्रशासन जागा और करीब 1500 नमाजियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल कैराना क्षेत्र के गांव रामडा में बीते 29 जून को ईद उल अजहा की खुले में नमाज अदा की गई, जबकि यूपी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर शासनादेश जारी किया था कि कोई भी शख्स खुले में या सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि जिस समय नमाज पढ़ी गई उस समय कैराना सीओ अमरदीप मौर्य, एसडीएम निकिता शर्मा और कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर मौके पर मौजूद थे। तभी तो 1500 नमाजियों के साथ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई, ताकि आगे से कानून के आदेश की अवहेलना करने की जुर्रत कोई ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन खराब मौसम भक्तों की आस्था में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल और नुनवान में खराब मौसम की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, तो यात्रा को यहां पर रोक भी दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, 60 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों में उत्साह है। बोल बम के जयकारों के साथ भक्त कठिन चढ़ाई को पार करते हुए उस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं जहां बाबा बर्फानी विराजमान हैं। लेकिन खराब मौसम यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। शुक्रवार को 8वां जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम और बारिश की वजह से उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। बालटाल और नुनवान में तीर्थ यात्रा को रोका गया है। यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि मौसम साफ होने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। 3200 से अधिक तीर्थयात्रियों को नुनवान पहलगाम शिविर में और 4000 तीर्थयात्रियों को बालटाल शिविर में रोका गया है। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 84,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन खराब मौसम लगातार भक्तों की राह में रोड़ा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्पेन का नाम भी इसमें शुमार होता है, लेकिन इस वक्त स्पेन से कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, जहां पर स्पेन के जारागोसा में भारी तबाही मची हुई है और हालात बेहद खराब दिखाई दे रही हैं। खौफ की ये तस्वीरें देखिए 60 सेकंड में। स्पेन में आई अचानक बाढ़ जगारोज में तबाही लेकर आई है। भारी बाढ़ से कई कारें बहती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं कि पानी देखने में भले ही हल्का लगता हो, लेकिन पानी की ताकत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पानी की ताकत के आगे बड़े से बड़े पहाड़ तक गिर जाते हैं। हाल ही में स्पेन से इन तस्वीरों को देखिए। शहर में आई बाढ़ से अच्छी खासी कार माचिसों के डिब्बियों की तरह बहती नजर आ रही है। वहीं दूसरा वीडियो दिखाते हैं, जिंदगी और मौत के बीच शख्स पेड़ पर बैठा हुआ है। शख्स ने बाढ़ के विकराल रूप को देखकर एक पतले से पेड़ में शरण ले ली कि शायद कुछ देर बाद ये विनाशकारी जल प्रलय थम जाए। तीसरा वीडियो देखिए, कार में बैठी महिला बाढ़ की विनाशकारी प्रलय को निहारती है और जिंदगी और मौत के बीच बैठी हुई है। बाढ़ के इस विकराल रूप को देखकर आप भी सहम जाएंगे। अगली तस्वीर में बीच मझधार में भी एक बच्ची कार के ऊपर बैठी नजर आ रही है, मानो छटपटा रही हो कि शायद कोई आएगा उसे बचाने।
बता दें कि स्पेन में कई इलाकों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह रुक सा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।